तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अभी रिसेंटली रिलीज होने वाली माया सभा मूवी के बारे में। ये माया सभा एक साइकोलॉजिकल मूवी है जो कि पूरी तरह से थ्रिल से भरी हुई है। हालांकि इस मूवी का रन टाइम सिर्फ 1 घंटे 40 मिनट के आसपास का है, लेकिन तब भी इतने छोटे रन टाइम का होने के बाद भी ये मूवी आपको कहीं पर भी अधूरी फील नहीं होती है। बाकी दोस्तों, इस मूवी की इतनी बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर वही है जिन्होंने इससे पहले तुम्बाड़ जैसी कल्ट क्लासिक मूवी बनाई है। इसके साथ ही तुम्बाड़ मूवी के अंदर आपने जिस छोटे बच्चे को देखा था उसका भी इस मूवी के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है। बेसिकली उसका जैसे बाप बेटे वाला रिलेशन हमने तुम्बाड़ में देखा था, बिल्कुल वैसे ही बाप बेटे का एक रिलेशन हमने इस मूवी में भी देखा है। सो इसीलिए अगर आप सबने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप सबके लिए मैं आज की वीडियो के अंदर इस पूरी मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप सभी घर बैठे इस पूरी मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सके। सो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में इस मूवी का नाम मेंशन करके हमें ये जरूर बताना कि आप सबको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई है। बाकी आप में से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप इसी तरह से हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखते रहे। सो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरी मूवी के अंदर जो ज्यादातर शूटिंग है वो सिर्फ एक ही जगह की है, और वो लोकेशन बेसिकली एक पुराना सा मूवी थिएटर है जिस मूवी थिएटर का नाम ही है माया सभा। एंड बात करें मूवी के कैरेक्टर्स की, तो मूवी में बेसिकली 4 ही मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके आसपास ही इस पूरी मूवी की स्टोरी रिवॉल्व होती है। सो अब इस बात को जानने के बाद चलिए मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है माया सभा नाम के इसी पुराने से मूवी थिएटर से, जहाँ पर हम सबसे पहले मूवी के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है वासु सेन। और अब क्योंकि मूवी के अंदर वासु सेन को ज्यादातर वासु कहा गया है, इसलिए हम भी इसे वासु ही कहेंगे। वासु सेन को देखकर हमें पता लगता है कि उसकी उम्र वैसे तो 15-16 साल की है, लेकिन वो अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह नहीं है, बल्कि वो अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से काफी अलग है, क्योंकि उसकी दुनिया इसी मूवी थिएटर के अंदर बसी हुई है। वासु सेन को देखकर हमें पता लगता है कि वो पुराने फटे हुए कपड़े पहनता है, अपने ऊपर प्लास्टिक की पन्नियां बांधकर घूमता है, और साथ ही साथ वो ज्यादातर अपने सर पर एक हेलमेट लगाता है। अब हालांकि दोस्तों, वासु ऐसा क्यों करता है, इन सारी बातों का रीजन आपको आगे पता लगेगा। अब ये मूवी थिएटर ही वासु का घर है, जहाँ पर वो रहता है, खाता पीता है और सोता भी है, और कई बार कुछ टाइम के लिए इस थिएटर से बाहर जाकर बाहर की दुनिया में भी घूमता है। अब वासु अक्सर कुछ समय के लिए अपने थिएटर से बाहर आया करता है, और बाहर आकर या तो वो सड़कों पर घूमता है, नई नई चीजें देखता है, या फिर कई बार छोटे मोटे जिम्स में पहले दिन फ्री ट्रायल लेने जाता है। अब ऐसे एक दिन वासु एक छोटे से जिम के अंदर जाता है, और अब क्योंकि मोस्टली जिम्स के अंदर पहले दिन का ट्रायल फ्री होता है, इसलिए वासु वहाँ पर आकर जिम करने लगता है। लेकिन जिम के अंदर ही वासु अचानक से काफी हैवी वेट उठाने लगता है, जो चीज देखकर उसी जिम के अंदर एक दूसरा आदमी उसके पास आता है, और वो वासु को इतना सारा वजन उठाने के लिए मना करता है। उस आदमी को देखकर हमें पता लगता है कि उसका नाम राव राणा है, एंड वो पास की किसी बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि ये राव राणा एक काफी सिंपल सा आदमी है, जो कि अपनी एक छोटी बहन के साथ पास के एक चौल में रहता है। अब यहाँ पर ये राव राणा इसी जिम में वासु के साथ जिम कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों, जैसे राव राणा जिम के अंदर बेंच प्रेस करना स्टार्ट करता है, वैसे ही वासु उसकी पैंट उतार देता है और उससे मजे लेने लगता है। इसके साथ ही मानो वासु राव राणा के साथ झगड़ा करने लगता है, एंड वो उसके साथ काफी बदतमीजी करता है। ये सारी चीजें देखकर राव राणा को कुछ समझ नहीं आता, और वो वासु के इस बिहेवियर को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सब ये समझ ही सकते हैं कि वासु बचपन से ही हमेशा उस सड़े हुए मूवी थिएटर के अंदर ही रहा है। उसे बाहर आने का मौका काफी कम मिलता है, एंड अंदर वो जिस कंडीशन में रहता है उस कंडीशन में रहने की वजह से कोई भी ऐसी हरकत जरूर करेगा, क्योंकि दोस्तों इस कंडीशन में रहने की वजह से किसी का भी दिमागी संतुलन हिल तो सकता ही है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम ये देखते हैं कि राव राणा इस बात को अंडरस्टैंड करता है, और वो वासु की इस कंडीशन को देखते हुए उसे संभालता है एंड उसे अपने घर लेकर जाता है। घर लाकर राव राणा वासु को अपनी बहन से भी मिलवाता है, जहाँ पर हम ये जानते हैं कि राव राणा की बहन का नाम होता है जीनत। और दोस्तों, यहाँ पर राव राणा और जीनत दोनों ही मिलकर वासु के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जिसके बाद ये तीनों काफी समय साथ बिताते हैं और अक्सर इसी तरह से मिला करते हैं। अब इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद वासु राव राणा से कहता है कि राव राणा को भी एक बार उसके साथ उसके घर जाना होगा। इस बात पर राव राणा हाँ बोलता है, जिसके बाद ही वासु राव राणा को अपने घर लेकर आता है। और दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वासु का घर और कोई नहीं बल्कि वो माया सभा है, यानी कि वो पुराना सा मूवी थिएटर। यहाँ पर वासु जैसे राव राणा को अंदर लेकर आता है, वैसे राव राणा थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स कोई मूवी थिएटर किसी का घर कैसे हो सकता है। लेकिन इस पर वासु उसे बताता है कि वो बचपन से यहाँ पर रहता है, और वो इस जगह पर अपने फादर के साथ रहता है, जिसका नाम है परमेश्वर खन्ना। परमेश्वर खन्ना, जो कि वासु का फादर है, उसने बचपन से ही उसे यहाँ पर पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन परमेश्वर खन्ना का नाम सुन के राव राणा के होश उड़ जाते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर खन्ना आज से 20-30 साल पहले एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर हुआ करता था, एक ऐसा बड़ा और रिच प्रोड्यूसर जिसके चर्चे पूरी दुनिया भर में थे। लेकिन फिर वो अचानक से इंडस्ट्री से गायब हो गया, एंड उसको लेकर कई सारी अलग अलग थ्योरीज बनने लगी। लेकिन आज जाकर राव राणा को ये पता लगा कि परमेश्वर खन्ना यहाँ पर रहता है, वो भी अपने बेटे वासु के साथ। अब यहाँ अंदर लाने के बाद वासु उसे कई सारी कीमती चीजें दिखाता है, जैसे कि महंगे झूमर, महंगे महंगे आर्टिफैक्ट्स, और यहाँ तक कि उसके फादर परमेश्वर खन्ना
खन्ना का एक पुराना रोल्स रॉयस। और दोस्तों आप सब ये जानते हैं कि रोल्स रॉयस की कीमत करोड़ों में है, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पर धूल खारी होती हैं। बट वासु यहाँ पर राव राणा से कहता है कि उसका ये सपना है कि वो एक दिन अपने पिता की रोल्स रॉयस को ठीक करवाए एंड फिर उसके बाद इसी रोल्स रॉयस से पूरी दुनिया भर में घूमे, यानी कि वर्ल्ड टूर करे। वासु का सपना है कि वो अपनी रोल्स रॉयस से अमेज़न के फॉरेस्ट में घूमना चाहता है, वो इसी से हिमालयस देखना चाहता है, इसी से इजिप्ट जाना चाहता है और यहाँ तक कि वो इसी कार से ऑस्ट्रेलिया भी जाना चाहता है। हालांकि सिर्फ ये नहीं बल्कि इन सब बातों के साथ ही वासु राव राणा को ये भी बताता है कि अब क्योंकि उसका फादर परमेश्वर बहुत ही ज्यादा पैसे वाला था, इसलिए उसने अपने पैसों से 40 किलो सोने के गोल्ड बिस्किट खरीदे थे और उन सभी को इसी थिएटर के अंदर छुपा कर रखा था। लेकिन उसने उन्हें कहाँ पर रखा वो इस बारे में भूल चुका है, पर वासु इतना श्योरिटी से जानता है कि वो 40 किलो गोल्ड इसी के अंदर है। 40 किलो सोने की बात सुनकर राव राणा की आंखें भी चमकने लगती है और कहीं न कहीं सोने के लिए उसके मन में भी लालच आ जाता है। लेकिन इसके बाद ही राव राणा को वॉशरूम आता है, जिसके लिए वासु उसे वॉशरूम जाने के लिए कहता है। लेकिन जब राव राणा वॉशरूम कर रहा होता है तभी उसी टाइम पर एंट्री होती है परमेश्वर की, जिसे इस मूवी के अंदर प्ले किया है एक्टर जावेद जाफरी ने। परमेश्वर वहाँ पर आते ही वो सबसे पहले राव राणा को वॉशरूम में देखता है, जिसके बाद ही वो उसके सर पे डंडा मार के उसे गिरा देता है और उस पर अचानक से हमला करने लगता है। बट ये चीज देखकर वासु वहाँ पर आता है एंड वो अपने फादर को समझाता है कि राव राणा उसका फ्रेंड है। जो बात सुनकर परमेश्वर खन्ना वासु से कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो उसे पहले ही बताना चाहिए था। हालांकि दोस्तों हम यहाँ पर परमेश्वर खन्ना का बिहेवियर देखते हैं जो कि काफी अजीब होता है। हम ये देखते हैं कि परमेश्वर खन्ना एक साइको आदमी है जो कि एज ऑफ कोर्स सालों पहले अपने साथ हुए हादसे की वजह से साइको हो चुका है। हालांकि उसकी ये हालत कैसे हुई इस बारे में हम आगे जानेंगे। परमेश्वर खन्ना का लुक काफी अजीब सा होता है, उसकी बाल दाढ़ी काफी बड़े बड़े होते हैं, उसे मच्छरों से काफी नफरत होती है एंड इसीलिए वो मच्छर मारने की मशीन लेकर घूमता रहता है और मच्छर मारने की मशीन से जो धुआं निकलता है उससे बचने के लिए वो मास्क भी लगाता है। इसके अलावा वो बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाता है, बहुत ही जल्दी चिल्लाने लगता है, कभी अचानक से खुश हो जाता है तो कभी अचानक से गुस्सा करने लगता है। लेकिन अब यहाँ पर वासु इस बात को नोटिस करता है कि उसका फादर यानी कि परमेश्वर खन्ना उसके दोस्तों को घर पर लाने के लिए उसे कुछ भी नहीं बोल रहा है, जिसका मतलब ये है कि अब वो आगे भी अपने दोस्तों को अपने घर बुला सकता है। अब दोस्तों इन सबके कुछ दिन बाद ही वासु राव राणा और उसकी बहन जीनत दोनों को अपने घर बुलाता है और वो उन दोनों से कहता है कि वो अपने घर पर पार्टी करेगा जिसमें वो उन्हें भी शामिल करना चाहता है। वासु के बुलाने पर राव राणा और जीनत दोनों उसके घर जाते हैं और वहाँ पर आकर यानी कि उसी मूवी थिएटर में आकर वो लोग वासु से मिलते हैं। बट एक्चुअली में दोस्तों यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो राव राणा और जीनत है उन्हें अब वासु की दोस्ती से बढ़कर उसके फादर का 40 किलो सोना दिख रहा है और अब ये लोग इतने लालची हो चुके हैं कि अब वो 40 किलो सोने को हासिल करने आए हैं। अब जब राव राणा और जीनत दोनों वासु से मिलने उसके घर पर पहुंचते हैं तब वासु उनकी काफी अच्छे से खातिरदारी करता है। वो उनके सामने अच्छा दिखने के लिए काफी अच्छे कपड़े पहनता है एंड वो उनके खाने के लिए भी काफी अच्छी अच्छी डिशेज बनाता है। लेकिन ये लोग यहाँ पर एंजॉय कर ही होते हैं कि तभी हम ये देखते हैं कि उन तीनों के सामने वासु का फादर यानी कि परमेश्वर खन्ना नहा धोकर नए नए कपड़े पहनकर उनके सामने आता है। परमेश्वर खन्ना को अपने सामने देखकर राव राणा और जीनत दोनों से मिलते हैं एंड हाई हेलो करते हैं। बट ये चीज यहाँ पर वासु को काफी अजीब लगती है क्योंकि आज तक इतने सालों में उसे अपने फादर को नहा धोकर तैयार होते हुए कभी नहीं देखा था एंड इसलिए ये चीज वासु के लिए भी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब इसके बाद ही परमेश्वर खन्ना भी उन सबके साथ खाने को ज्वाइन करता है, जिसके बाद वो चारों बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। इसके बाद ही वो जीनत और राव राणा से उनके बारे में पूछता है, जिस पर वो उससे अपने बारे में सारी चीजें बताते हैं। लेकिन फिर इसके बाद राव राणा और जीनत उससे पूछते हैं कि आखिरकार उसकी ऐसी हालत क्यों हो गई है। वो दोनों परमेश्वर को बताते हैं कि वो परमेश्वर खन्ना के बारे में सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर खन्ना आज से 20-30 साल पहले एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर हुआ करता था, जिसकी बनाई फिल्में न सिर्फ बहुत अच्छी होती थी बल्कि करोड़ रुपए कमाती थी और उस टाइम पर परमेश्वर खन्ना का बहुत ही बड़ा नाम था क्योंकि वो बहुत ही पैसे वाला प्रोड्यूसर था। सो इसीलिए वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार उसी परमेश्वर खन्ना की ऐसी हालत कैसे हो गई। अब उन दोनों की बात सुनकर परमेश्वर खन्ना उन सबको अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है। वो उन दोनों को ये बताता है कि आज से 30 साल पहले जब वो बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर था एंड उसका इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा नाम था, तब वो काफी शौकीन हुआ करता था। उसके पास कई सारे बंगले थे, काफी महंगी महंगी गाड़ियां थी और उसे सारी महंगी चीजों का शौक था। इसके साथ ही परमेश्वर खन्ना के पास लड़कियों की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस टाइम पर ही एक मूवीज की हीरोइन थी जिसका नाम था जयमाला। जयमाला काफी सुंदर हीरोइन थी और परमेश्वर खन्ना ने उसे अपनी मूवीज में काफी काम दिया था। लेकिन फिर उसके बाद परमेश्वर खन्ना को जयमाला से प्यार हो गया और साथ ही साथ जयमाला भी परमेश्वर खन्ना से प्यार करने लगी और फिर इसीलिए परमेश्वर खन्ना ने जयमाला को शादी के लिए प्रपोज किया, जो प्रपोजल जयमाला ने एक्सेप्ट किया, जिसके बाद ही परमेश्वर खन्ना और जयमाला की शादी हो गई। लेकिन शादी करने के बाद भी जयमाला ने परमेश्वर खन्ना से ये कहा कि वो मूवीज करना चाहती है और वो भी उस टाइम के एक बहुत ही बड़े एक्टर के साथ, जिस एक्टर का नाम था सोहराब तवारिया। अब आगे परमेश्वर खन्ना बताता है कि मैं अपनी वाइफ जयमाला से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने उसकी मूवीज करने की इच्छा मान ली और उसे एग्री कर दिया कि वो सोहराब तवारिया के साथ मूवीज बना सकती है। मैंने उन दोनों के लिए 3 मूवीज को साइन किया, लेकिन एक्चुअली में मुझे पसंद नहीं था कि मेरी वाइफ जयमाला अब शादी के बाद मूवीज बनाए। लेकिन अब मैं उसे डायरेक्टली मना तो कर नहीं सकता था, इसलिए मैंने प्लान बनाया कि मैं जो इनके साथ ये 3 मूवीज बनाऊंगा, ये तीनों मूवीज में फ्लॉप करवा दूंगा क्योंकि इनकी स्टोरी बेकार सी होगी, इनमें बेकार सा एक्शन होगा और ये पूरी मूवीज पूरी तरह से बकवास होंगी, जिस वजह से इन मूवीज को ऑडियंस देखेगी नहीं और तीनों मूवीज डूब जाएंगी। और जब लगातार ये तीनों मूवीज फ्लॉप हो जाएंगी तब जयमाला के सर से मूवीज बनाने का भूत मैं उतार दूंगा। लेकिन असल में जब मैंने तीनों मूवीज बनाई तब हुआ बिल्कुल उल्टा। पागल ऑडियंस ने इन तीनों मूवीज को खूब देखा और जो तीनों मूवीज मुझे फ्लॉप लगने वाली थी वो तीनों सुपर हिट हो गई और फिर इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में नाम हो गया सोहराब तवारिया और जयमाला की जोड़ी का। इन सब के बाद मानो सोहराब तवारिया और जयमाला के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी। वो दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और उन्हें आपस में एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर इसलिए उसके बाद से जयमाला ने मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया। उन दोनों ने मिलकर पूरी दुनिया में ये बोला कि मैं
मैं यानी कि परमेश्वर खन्ना एक इम्पोर्टेंट है यानी कि नामर्द, और इसीलिए जयमाला परमेश्वर खन्ना को छोड़ रही है। इसके बाद सौरभ तवारिया और जयमाला ने शादी कर ली और मुझे यानी कि परमेश्वर खन्ना को पूरी दुनिया में नामर्द साबित करके बदनाम कर दिया। ये सारा गम मुझसे सहा नहीं गया क्योंकि मैं जयमाला से प्यार करता था, लेकिन उसने न सिर्फ मेरे प्यार का फायदा उठाया बल्कि मुझे पूरी दुनिया में बदनाम भी किया। दुनिया भर के सारे रिपोर्टर्स मुझ पर सवाल उठाने लगे, दुनिया मुझ पर थूकने लगी और देखते देखते मेरी इज्जत और रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई। लेकिन जयमाला इतने पर भी रुकी नहीं, उसने आगे भी मेरा काफी फायदा उठाया और एक बार जब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तब वो मेरे पास कई सारे पेपर्स लेकर आई और मेरे सामने इमोशनल ड्रामा करके मुझसे उन सारे पेपर्स पर साइन करवा लिया और इस तरह से मेरी सारी प्रॉपर्टी और सारे पैसे लेकर भाग गई। लेकिन इन सब के बीच सौरभ तवारिया और जयमाला को एक बेटा हुआ था और वही बेटा वो लोग मेरे मत्थे मर गए यानी कि मेरे पास छोड़ गए। एंड वही बेटा है वासु, जिससे वो सालों से पाल पोस कर बड़ा कर रहा है। असल में जब जयमाला ने अपने बच्चे को छोड़ दिया तब सब लोग ये कहने लगे कि आखिरकार इस बच्चे का क्या होगा, लेकिन उस टाइम पर मैं सामने आया और मैंने सबसे कहा कि मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा और मैं इसका पिता बनकर इसे पालूंगा पोसूंगा। और फिर तब से लेकर आज तक मैंने वासु को पाला पोसा और बड़ा किया है और ये मेरा बेटा है। इसके आगे परमेश्वर खन्ना राव राणा और जीनत को ये बताता है कि वासु असलियत में जयमाला और सौरभ तवारिया का बेटा है और इसीलिए जयमाला का बेटा होने की वजह से वो वासु से प्यार तो करता है, लेकिन सौरभ तवारिया का बेटा होने की वजह से वो उससे नफरत भी करता है। वो आगे बताता है कि सौरभ तवारिया एक बहुत ही बुरा इंसान था और इसीलिए जब जयमाला ने उसके साथ मिलकर मुझे छोड़ दिया तब उसने भी पूरी दुनिया में मुझे बदनाम किया। उसने मुझे नामर्द बताया और मुझे गे बताया और इस तरह से उसने मुझे हर जगह बदनाम किया। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो सौरभ तवारिया जो कि पूरी दुनिया भर में एक बहुत ही बड़ा माचो हीरो बन के घूमता था, उसे असलियत में मर्द पसंद थे और वो मर्दों के साथ सोता था। अब दोस्तों ये सारी बातें बताने के बाद ही हम ये देखते हैं कि परमेश्वर खन्ना सौरभ तवारिया के नाम से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अचानक से वासु को मारना शुरू कर देता है। एंड वो वासु को मारते मारते ये कहता है कि ये सौरभ तवारिया का किया हुआ गू है, मैं इसे नहीं पालने वाला, मारूंगा इसे। और फिर वो उसे पीटते पीटते वहाँ से भगाने लगता है। ये देखकर राव राणा उसकी हेल्प करता है और वो वासु को वहाँ से दूर कर देता है। लेकिन बाद में वासु राव राणा से कहता है कि ऐसा रोज ही होता है। उसका फादर परमेश्वर खन्ना उससे प्यार तो करता है, लेकिन अचानक से जैसे उसे सौरभ तवारिया की याद आती है वैसे वो उसका नाम लेकर उसे पीटने भी लगता है और उसे भगाने लगता है। लेकिन फिर जैसे उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत होता है वैसे वो ठीक भी हो जाता है। अब दोस्तों इन सारी बातों को जानने के बाद और ये पूरी कहानी सुनने के बाद राव राणा की बहन जीनत का दिमाग खटकने लगता है। हम ये नोटिस करते हैं कि जीनत एक बहुत ही शानी खोपड़ी इंसान होती है और इसीलिए इन बातों को जानने के बाद अब वो ये मन बना लेती है कि अब वो इस थिएटर में छुपे हुए 40 किलो गोल्ड को लेकर ही जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है परमेश्वर खन्ना एक साइको इंसान है जिसे अपने छुपाए हुए सोने का याद नहीं, याद भी है तो उसे अपने सोने से लेना देना नहीं। और रही बात वासु की, तो वो एक छोटा बच्चा है, इसीलिए उसे बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। इसलिए जीनत अपने भाई राव राणा के साथ मिलकर ये प्लान करती है कि अब वो लोग चुपके से सोने को ढूंढेंगे और उस सोने को लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे एंड फिर वो लोग उस 40 किलो गोल्ड से अपनी जिंदगी बनाएंगे। अब अपने इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जीनत सबसे पहले वासु के पास जाती है जो कि अपने फादर के गुस्से से बचने के लिए एक दूसरे रूम में छुपा हुआ था एंड वहाँ पर उसके पास जाकर वो वासु को घर से बाहर जाने के लिए कहती है। वो वासु को बताती है कि उसका फादर बहुत ज्यादा गुस्से में एंड उसे ढूंढ रहा है और इसलिए बेहतर यही रहेगा कि वासु इस टाइम पर घर से बाहर चला जाए, बाहर जाकर घूमने लगे, टहलने लगे और फिर जब रात या शाम हो तब वापस आ जाए, ताकि तब तक उसके फादर का गुस्सा उस पर से शांत हो जाए। वासु को ये आइडिया अच्छा लगता है और इसलिए वासु चुपचाप थिएटर से बाहर चला जाता है और वो कुछ घंटों के लिए बाहर घूमने लगता है। अब वासु को बाहर भेजने के बाद जीनत का अगला प्लान था कि वो किसी भी तरीके से परमेश्वर खन्ना के मुंह से 40 किलो गोल्ड का पता लगाए। और दोस्तों कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, तो बिल्कुल इसी तरह की स्ट्रेटेजी अब जीनत परमेश्वर खन्ना के ऊपर इस्तेमाल करने की सोचती है। वो सबसे पहले जाकर परमेश्वर खन्ना को सेड्यूस करने की कोशिश करती है ताकि वो किसी तरीके से परमेश्वर खन्ना से गोल्ड के बारे में जान सके। लेकिन वो नोटिस करती है कि परमेश्वर खन्ना इन चीजों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसीलिए वो समझ आती है कि अब ये तरीका तो परमेश्वर खन्ना पर काम नहीं आने वाला है। लेकिन अपने इस प्लान को फेल होने के बाद जीनत ये प्लान करती है कि अब अगर वो परमेश्वर खन्ना को सेड्यूस ना कर पाई तो कोई बात नहीं, लेकिन अब वो उसे इमोशनली अटैक करेगी और उसे एक इमोशनल फूल बना के उससे गोल्ड का पता लगाएगी। अब ऐसा करने के लिए उसने वासु को तो बाहर भेज ही दिया था, जिसका मतलब अब परमेश्वर खन्ना उन दोनों के सामने अकेला था। और फिर इसके लिए जीनत राव राणा को लेकर सीधा परमेश्वर खन्ना के पास जाती है और फिर उसके आगे आकर वो दोनों उसे इमोशनली अटैक करते हैं। वो दोनों परमेश्वर खन्ना के सामने रोने लगते हैं एंड वो उससे कहते हैं कि उसने जो भी किया वो बहुत ही अच्छा किया। परमेश्वर खन्ना एक बहुत ही भला इंसान है और उस जैसे इंसान बहुत ही कम होते हैं। उसने वासु को पाल पोस कर बड़ा किया, अपने बेटे का नाम दिया, वो भी उस बच्चे को जो कि उसका कभी था भी नहीं, बल्कि वो एक ऐसे इंसान का बेटा था जिसने उसको पूरी दुनिया में बदनाम किया और उससे उसका सब कुछ छीन लिया। लेकिन तब भी परमेश्वर खन्ना ने उसके बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया और उसे अपना नाम भी दिया। आगे जीनत कहती है कि अगर वो परमेश्वर खन्ना की जगह होती तो वो हो ना उस बच्चे को उठाकर कचरे के डब्बे में डाल देती या फिर उसे जान से मार देती। लेकिन परमेश्वर खन्ना ने ऐसा कभी नहीं किया, इसलिए वो बहुत ही अच्छा इंसान है। अब दोस्तों परमेश्वर खन्ना इन सारी बातों को सुनते ही समझ जाता है कि अब ये दोनों मिलकर उस पर इमोशनल अटैक कर रहे हैं एंड इसीलिए परमेश्वर खन्ना उन दोनों को जवाब में कहता है कि वो समझ चुका है कि वो दोनों बहुत ही लालची इंसान है और वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसके सोने को हासिल करने आए हैं। और वो ये भी समझ गया कि वो लोग उसे यहाँ पर इमोशनल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उससे गोल्ड का पता कर सके। लेकिन हाँ, ये सब बोलने के बाद परमेश्वर खन्ना उन दोनों से ये भी कह देता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग चाहो तो यहाँ पर सोना ढूंढ सकते हो और अगर तुम्हें वो 40 किलो सोना मिलता है तो खुशी खुशी मेरे सामने से उसे यहाँ से ले जा भी सकते हो। मैं तुम्हें वो सोना ले जाने से कभी नहीं रोकूंगा। यूँ समझो कि अगर वो तुम्हें वो सोना मिल गया तो वो सोना तुम्हें मेरी तरफ से गिफ्ट है
है और फिर ये बोलकर परमेश्वर खन्ना वहाँ से दूर चला जाता है। पर दूर जाने से पहले वो उन दोनों से ये भी कह के जाता है कि मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, तुम दोनों उस सोने को कभी नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि इन 30 सालों में उस सोने को ढूंढने के लिए बहुत लोग आए। पुलिस भी आई, सीआईडी भी आई, सीबीआई वाले भी आए, बहुत से चोर डकैत भी आए और बहुत से क्रिमिनल्स भी आए, लेकिन उनमें से आज तक कोई भी उस सोने को कभी नहीं ढूंढ पाया। और हाँ, मुझे तो उस सोने से कोई प्यार नहीं है, मैं तो उस सोने पे हकता हूँ, सो इसलिए तुम्हें सोना मिले तो खुशी से ले जाना। एंड फिर ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि राव राणा की बहन जीनत बहुत ही होशियार दिमाग की होती है, इसलिए वो बहुत ही जल्दी सोने के बारे में फिगर आउट करने लगती है। हालांकि यहाँ पर राव राणा उसे रोकता है और वो उसे कहता है कि हमें भी सोना नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब 30 सालों में वो सोना किसी को नहीं मिला, बड़े से बड़े धुरंधर को नहीं मिला, तो आखिरकार हमें कैसे मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जीनत अपने भाई से कहती है कि हो सकता है कि आज तक किसी ने दिमाग से सोने को ढूंढना ही ना हो। और फिर ये बोलकर अपने भाई से वो ये भी कहती है कि हमने अभी परमेश्वर खन्ना से बातचीत की थी और उसने कई बार बातों में ये भी मेंशन किया कि आज तक उस सोने को कोई नहीं ढूंढ पाया, लेकिन हाँ, वो सोना सबके सामने ही रहता है। तो अगर ऐसी बात है और वो सोना हमारे सामने ही है, तो फिर हम कुछ ना कुछ करके उस सोने को जरूर ढूंढ लेंगे। बस फर्क इतना है कि हमें उस सोने को पहचानना होगा कि वो कहाँ है और किस रूप में है। राव राणा को जीनत की बात सही लगती है, जिसके बाद वो दोनों सोने को ढूंढने लगते हैं। लेकिन पूरे घर में सोने को ढूंढने के बाद उन्हें वो सोना कहीं नहीं मिलता। पर हाँ, सोने को ढूंढते हुए जीनत ये बात नोटिस करती है कि परमेश्वर खन्ना के वॉशरूम का जो कमोड है वो गोल्डन कलर का है, और इसीलिए उसके कलर को देखकर उसे ये शक होता है कि हो ना हो ये गोल्ड का ही है, यानी कि वो 40 किलो गोल्ड के बिस्किट को परमेश्वर खन्ना ने कमोड में कन्वर्ट कर दिया है। और शायद इसीलिए परमेश्वर खन्ना ये भी कहता है कि मैं उस सोने पर हकता हूँ, विच मीन्स हो ना हो वो इसी बात का इंडिकेट करता है कि सोना इसी कमोड से बना हुआ है। अब हालांकि दोस्तों, जीनत को इस बात पर सिर्फ और सिर्फ शक था, और इसीलिए वो अपने शक को पूरा करने के लिए परमेश्वर खन्ना के पास जाती है और उसके ऊपर अपना एक और दाव खेलती है। वो परमेश्वर खन्ना के पास जाकर उससे कहती है कि उसने उसके घर में 40 किलो गोल्ड को ढूंढ लिया है। लेकिन इस बात को सुनकर परमेश्वर खन्ना हंसता है एंड वो हंसते हुए उससे कहता है कि अगर ढूंढ लिया है तो शौक से उसे लेकर जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये बात सुनकर जीनत उससे कहती है कि मैं उसे नहीं लेकर जाऊंगी। असल में उसे सोना ढूंढने के लिए वासु ने कहा था, और वासु ने उन दोनों से ये कहा था कि अगर वो 40 किलो सोने को ढूंढ लेते हैं तो वो उस सोने के बारे में वासु को बताएं, जिसके बाद वासु उस सोने को ले लेगा और 30% हिस्सेदारी उन दोनों को देगा। और इसीलिए जीनत परमेश्वर खन्ना से कहती है कि अब वो गोल्ड के बारे में सिर्फ वासु को बताएगी, बाकी का काम वासु का है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ये बात बता दूं कि एक्चुअली में वासु बहुत ही भोला वाला है। उसने जीनत और राव राणा को सिर्फ यही बताया था कि उसके घर में 40 किलो सोना छुपा हुआ है, जो कि उसके फादर ने कहीं पर छुपाया है, और इसके अलावा उसने उन दोनों से कुछ भी नहीं कहा था। उसने बस अपनी बात रखते हुए ये कहा था कि जिस दिन उसे सोना मिल जाएगा उस दिन वो उससे मिलने वाले पैसों से दुनिया भर में घूमेगा और अपनी खुशियों को पूरा करेगा। इसलिए इसके अलावा यहाँ पर जीनत जो भी बोल रही है वो सब कुछ अपने मन से बोल रही है, ताकि वो परमेश्वर खन्ना के दिमाग का फायदा उठा सके और उससे सोने के बारे में चीजों को कंफर्म कर सके। अब यहाँ पर जीनत परमेश्वर खन्ना से कहती है कि जैसी वासु आएगा वैसी वो उसे सोने के बारे में बताएगी, जिसके बाद ही वासु उन्हें सोने में 30% की हिस्सेदारी देगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर खन्ना इस बात को सुनकर भी हंसता है और कहता है कि जाओ शौक से बताओ। पर इसके आगे जीनत अपना दाव फेंकती है एंड वो परमेश्वर खन्ना से कहती है कि आप कहते थे ना कि मैं सोने पर हकता हूँ, मैं सोने पर हकता हूँ, तो अब मैंने इस बात को क्रैक कर लिया है और मुझे पता लग गया है कि आपके वॉशरूम में जो कमोड है वही सोने का है। अब ये बात सुनकर परमेश्वर खन्ना का रिएक्शन चेंज होता है, जो चीज देखकर जीनत को भी डाउट होता है, बट वो वहाँ से चुपचाप अपने भाई के पास चली जाती है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही परमेश्वर खन्ना उनके पास आता है एंड वो उन दोनों से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम दोनों मिलकर गोल्ड को ढूंढ लोगे। आज तक उस गोल्ड को ढूंढने के लिए बहुत लोग आए, लेकिन उसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। मैं हमेशा से सबसे कहता था कि गोल्ड सबके सामने है, सबके सामने है, और मैं उस गोल्ड पर हकता हूँ, लेकिन आज तक कोई भी मेरी इस बात को फिगर आउट नहीं कर पाया। लेकिन मैं तुम दोनों के दिमाग की दाद देता हूँ कि तुमने इस बात को फिगर आउट कर लिया। अब इसके आगे परमेश्वर खन्ना उन दोनों से कहता है कि अब अगर तुम दोनों ने गोल्ड ढूंढ ही लिया है तो मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। मैं तुम दोनों को वो सारा गोल्ड ले जाने दूंगा, लेकिन बस मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि तुम्हें गोल्ड मिल गया है और तुम गोल्ड को ले जा रहे हो, तुम इस बारे में वासु को नहीं बताओगे। और दूसरी शर्त यह है कि तुम वासु से ये भी कहोगे कि उसे जिंदगी भर यहाँ मेरे साथ ही रहना है और उसे मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाना है। अब जीनत और राव राणा उसकी बात मान लेते हैं, जिसके बाद ही परमेश्वर खन्ना उन दोनों को अपने वॉशरूम ले जाता है और उन दोनों को अपना कमोड दिखाते हुए कहता है कि वो लोग इससे ले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ही जीनत के भाई राव राणा से एक छोटी सी गलती हो जाती है और वह कमोड को देखते ये कह देता है, ओह तो ये कमोड ही सोने से बना है, मतलब ये सारा सोना यहाँ रखा था। अब परमेश्वर खन्ना जैसे उसकी बात सुनता है वैसे वो ये समझ जाता है कि उन दोनों को सोने के बारे में नहीं पता था, यानी कि पता भी था तो वो लोग श्योर नहीं थे, और इसीलिए हो न हो जीनत ने उस पर एक साइकोलॉजिकल ट्रिक खेली थी। इसीलिए ये बात जानते ही परमेश्वर खन्ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अचानक से उन दोनों पर हमला कर देता है। लेकिन दोस्तों, अब क्योंकि जीनत और राव राणा 2 थे, इसलिए वो दोनों मिलकर परमेश्वर खन्ना के सर पर एक ग्लास मारते हैं और उसे उठाकर सीधे कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन कमरे के अंदर बंद करने से पहले भी जीनत ने वहाँ पर सारी प्लानिंग कर रखी थी। असल में जीनत ने वहाँ पर पहले से ही मच्छर मारने की मशीन रख रखी थी और उसने परमेश्वर खन्ना के मास्क को वहाँ से हटाया हुआ था। इसके साथ ही परमेश्वर खन्ना को वहाँ पर डालने से पहले वो अपने फोन के अंदर मस्कीटोज की आवाज को एक्टिवेट कर देती है, यानी कि सिंपली मस्कीटोज वाला साउंड ऑन कर देती है और अपने उस फोन को कमरे के अंदर कहीं पर छुपा देती है। और फिर इसके बाद ही वो परमेश्वर खन्ना को उस रूम के अंदर लॉक करती है। अब जीनत ने बेसिकली ऐसा इसीलिए किया था ताकि जब वो परमेश्वर खन्ना को रूम के अंदर बंद करे तब उसे अंदर मस्कीटोज की यानी कि मच्छरों की आवाज आए। और अब क्योंकि परमेश्वर एक साइको था और उसे मच्छरों से बहुत ज्यादा नफरत थी, इसीलिए वो मच्छरों को देखकर या फिर उनकी आवाज सुनकर मच्छर मारने की मशीन ऑन करता था और धुएं से सारे मच्छर मारता था।
था। लेकिन अब क्योंकि इस टाइम पर वो एक कमरे के अंदर बंद है और उसके पास उसका मास्क भी नहीं है, इसलिए जब वो मच्छर की आवाज सुनकर मशीन को ऑन करेगा और कमरे में धुआं धुआं करेगा, तब हो ना उसी धुएं से उसकी मौत हो जाएगी। और अगर फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी तो सबको यही लगेगा कि परमेश्वर खन्ना ने हो ना हो नेग्लिजेंस में अपनी खुद की जान ले ली है। अब इसके बाद ही दोस्तों राव राणा और जीनत अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। वो दोनों मिलकर जल्दी से कमोड को उखाड़ते हैं, जिसके बाद ही राव राणा उसे अपनी गाड़ी में डालकर वहाँ से निकल जाता है। और रही बात जीनत की, तो वो जल्दी से अपने फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स को हर जगह से मिटाने लगती है, ताकि कल को अगर पुलिस वहाँ पर आती है और कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसके और उसके भाई के बारे में कोई भी डिटेल बाहर न जाए और वो दोनों कभी भी पकड़े न जाए। लेकिन फिर दोस्तों ये सब करने के बाद जीनत फिर से वहाँ पर वापस आती है, यानी कि परमेश्वर खन्ना के बंद होने वाले कमरे के बाहर, और वो ये देखने लगती है कि परमेश्वर खन्ना ने खुद को मारा या नहीं। अब बेसिकली दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर खन्ना मच्छर की आवाज सुनकर मशीन को ऑन करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जीनत के फोन पर किसी का फोन आने लगता है, जिस वजह से फोन से मच्छर की आवाज बंद हो जाती है और परमेश्वर खन्ना को ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर असली का कोई मच्छर नहीं है, बल्कि ये सारी आवाज फोन से आ रही है। और फिर इसीलिए वो कमरे के बाहर जीनत से कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि तू यहाँ पर मुझे उकसाने आई है, तू ये चाहती है कि मैं मच्छर की आवाज सुनकर मशीन को ऑन करूँ और धुएं से खुद की जान ले लूँ, लेकिन अब ऐसा तू कभी नहीं कर सकती है और अब मैं कमरा तोड़कर बाहर आऊंगा और तुझे जान से मार दूंगा। और फिर ये बोलने के बाद ही परमेश्वर खन्ना वहाँ पर लोहा उठाता है और अपने कमरे के दरवाजे को तोड़ने लगता है। ये देखकर पहले तो जीनत डर जाती है, लेकिन फिर उसके बाद ही वो परमेश्वर खन्ना पर अपना अगला दाव खेलती है। असल में दोस्तों परमेश्वर खन्ना की बातें सुनकर या फिर पता नहीं कहां से, पर जीनत को उसके बारे में सारी सच्चाई पता चल चुकी होती है और जीनत एक्चुअली में जान चुकी होती है कि परमेश्वर खन्ना ने उसे जो भी स्टोरी बताई थी वो सारी स्टोरी झूठी है और स्टोरी के अंदर सच्चाई कुछ और ही है। और फिर इसीलिए वो यहाँ पर परमेश्वर खन्ना को सच्चाई बताना स्टार्ट करती है एंड वो उससे कहना स्टार्ट करती है कि वो उसकी सच्चाई जान चुकी है कि उसका सीक्रेट क्या है। ये बात सुनते ही परमेश्वर मानो रुक जाता है और वो जीनत की बात सुनने लगता है। आगे जीनत उससे कई बार कहती है कि वो उसका सीक्रेट जान चुकी है, वो जानती है कि उसकी सच्चाई क्या है। और अब मानो ये बात सुनकर परमेश्वर दुखी होने लगता है एंड उसे तकलीफ होने लगती है। आगे जीनत उससे कहती है कि मैं जान चुकी हूँ कि तुमने मुझे जो भी स्टोरी सुनाई है वो पूरी कहानी झूठी थी। तुमने मुझसे ये कहा कि तुम्हारी वाइफ जयमाला ने सोहराब तवारिया के लिए तुम्हें छोड़ दिया और फिर उन दोनों ने मिलकर दुनिया भर में झूठ बोला कि तुम्हें गे हो, पर असलियत तो ये है कि तुम असलियत में गे हो। और दूसरा सच ये है कि तुम सोहराब तवारिया के साथ सोते थे और असलियत में तुम्हें अपनी वाइफ जयमाला से कभी प्यार ही नहीं था, बल्कि तुम्हें प्यार था सोहराब तवारिया से ही, और इसीलिए तुम रोज उसके साथ सोने के लिए मरते थे। लेकिन कल को दुनिया को इस बात पर शक न हो या फिर दुनिया इस बारे में जान न जाए कि परमेश्वर खन्ना गे है, इसलिए आपने जयमाला से शादी की ताकि आप दुनिया को ये दिखा सके कि आप एक मर्द है, लेकिन असलियत में आप एक गे थे। और इसीलिए आपने प्यार किया तो सिर्फ और सिर्फ मर्द से जिसका नाम था सोहराब तवारिया। यहाँ तक कि आप सोहराब तवारिया से इतना प्यार करते थे कि आपको उसके साथ एक बच्चा भी चाहिए था, और इसीलिए आपने जयमाला की जिंदगी बर्बाद की और सोहराब तवारिया और जयमाला से एक बेटा किया। लेकिन जब उसी बीच सोहराब तवारिया और जयमाला को आपस में प्यार हो गया, तब वो दोनों मिलकर आपसे दूर चले गए और इसीलिए जयमाला ने अपने बेटे को आपके पास कभी नहीं छोड़ा, बल्कि वो बेटा यानी कि वासु आपका और सोहराब तवारिया की मर्जी से हुआ था। जयमाला तो सिर्फ और सिर्फ एक शिकार थी और इसीलिए वो एक सैरोगेट मदर बनी ताकि वो सोहराब तवारिया के उस बेटे को जन्म दे सके जो बेटा आपको चाहिए था। आप वासु से इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि वासु में आपको सोहराब तवारिया दिखता है, लेकिन आप वासु को मारते पीटते भी इसीलिए हैं क्योंकि आपको सोहराब तवारिया से नफरत भी है, क्योंकि उसने आपको धोखा दिया और वो जयमाला के साथ आपसे दूर चला गया। अब दोस्तों इन सारी बातों को सुनकर परमेश्वर खन्ना को बहुत ही बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि जिस सच्चाई को वो सालों से छुपा रहा था और एक कहानी के नीचे दबा रहा था, वो सारी सच्चाई आज जीनत को पता चल चुकी है। और मेरे ख्याल से अब क्योंकि जीनत बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए हो ना उसने इस सारी कहानी को क्रैक कर लिया है। लेकिन अब इन बातों को सुनकर परमेश्वर खन्ना जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो आवाज लगाता है, वासु बचाओ मुझे, वासु बचाओ, हेल्प करो। लेकिन अब इसके बाद ही जीनत यहाँ पर अपना अगला दाव खेलती है और वो परमेश्वर खन्ना से ये कहती है कि आपको क्या लगता है वासु आपकी हेल्प के लिए आएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। असलियत में ये सारा प्लान वासु का ही था। वासु आपके बारे में जान चुका था कि उसका फादर एक गे है और इसीलिए वो हमसे ये कहा करता था कि मुझे अपने फादर की यानी कि परमेश्वर खन्ना की शर्म आती है, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मारा जाए और हम उसके गोल्ड को लेकर एंजॉय करें। और इसीलिए तो उसने हमारे साथ ये प्लान बनाया कि हम यहाँ पर आकर गोल्ड को ढूंढें, जिसके बाद वो 30% गोल्ड हमें देगा और बाकी गोल्ड को लेकर खुद एंजॉय करेगा और वर्ल्ड टूर मारेगा। इन बातों को सुनकर परमेश्वर खन्ना को बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि अपने जिस वासु बेटे को वो बचपन से पाल पोस कर बड़ा कर रहा था और उससे प्यार करता था, वो आखिरकार उसके खिलाफ कैसे हो गया। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में ये सारा जीनत का प्लान था और वासु तो एक भोला भाला बच्चा था जो कि इन सारी कहानी से अनजान बैठा था। लेकिन आज के दिन ही जीनत ने वासु को परमेश्वर खन्ना का दुश्मन बना दिया है। अब इसके बाद ही दोस्तों हम ये देखते हैं कि अचानक से जीनत के फोन से फिर से आवाज आने लगती है और हर तरफ मानो ऐसा लगता है कि जैसे मच्छर आ गए हैं। लेकिन ये सारा साउंड जीनत के फोन से आ रहा होता है। लेकिन परमेश्वर खन्ना जो कि ऑलरेडी काफी बड़े सदमे में था और एक शौक में था, वो जल्दी से अपने मच्छर मारने की मशीन को ऑन कर देता है और उसके थ्रू पूरे कमरे में धुआं फैला देता है। लेकिन उसे धुएं की वजह से परमेश्वर खन्ना बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है और ऐसा लगता है मानो परमेश्वर खन्ना की जान चली गई है। अब जब परमेश्वर खन्ना मारा जाता है तब जीनत कमरे का दरवाजा खोलती है और उसे लाकर नीचे जमीन पर लेटा देती है और फिर वो इंतजार करने लगती है वासु के वापस आने का। अब शाम ढलते ही वासु अपने घर वापस आता है और आते ही वो सबसे पहले जीनत को देखकर उसे पूछता है कि क्या परमेश्वर यानी कि उसका फादर सो गया है। ये बात सुनकर वो वासु को अंदर ले जाती है और उसे अपने फादर की लाश दिखाती है एंड वो वासु से कहती है कि उसका फादर परमेश्वर मारा गया है। वो उसे कहती है कि जब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और जब उसने वासु को पीट पीट कर घर से
बाहर निकाल दिया था। तब उसके बाद वो इतने ज्यादा गुस्से में आ गया कि अचानक से उसे हार्ट अटैक आया एंड उसकी अचानक से मौत हो गई। ये बात सुनकर वासु को बहुत धक्का लगता है, क्योंकि उसे अपने फादर से बहुत ज्यादा प्यार था और वो ये जानता था कि इस पूरी दुनिया में उसका फादर ही उसका अपना है। और इसीलिए वो अपने फादर की लाश को देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है एंड फादर की चेस्ट को पंप करने लगता है, वो भी इस उम्मीद में कि शायद से उसका फादर जिंदा हो जाए। हम भी ये देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स में परमेश्वर खन्ना की बॉडी में जो पल्स होता है वो अचानक से चालू हो जाता है और परमेश्वर खन्ना की आंखें खुलती है और वो उठकर बैठ जाता है। ये देखकर जीनत के तो होश उड़ जाते हैं कि आखिरकार परमेश्वर खन्ना फिर से कैसे जिंदा हो गया। लेकिन इसके साथ ही वासु भी बहुत ज्यादा खुश होता है और वो अपने फादर को जिंदा देखकर उनसे कहने लगता है, पापा सांस लो पापा, आप जिंदा हो, सांस लो। लेकिन परमेश्वर जैसे अपने सामने वासु को देखता है वैसे उसे जीनत की कही भी बात याद आती है और इसीलिए वो अपने बेटे वासु के मुंह पे थूक देता है एंड उसे कहता है कि तू मेरा हत्यारा है। और फिर ये बोलने के बाद ही हम ये देखते हैं कि परमेश्वर खन्ना की मौत हो जाती है। लेकिन वासु को अपने फादर के आखिरी कहे हुए शब्दों से बहुत ही बड़ा धक्का लगता है और वो सदमे में चला जाता है कि आखिरकार उसके फादर ने उससे ऐसा क्यों कहा। लेकिन फिर इसके बाद ही वो अपने फादर की लाश पर बहुत जोर जोर से रोता है। लेकिन फिर अचानक से वासु को उल्टी आने लगती है, इसीलिए वो उल्टी करने के लिए सीधा वॉशरूम में जाता है। पर उसके वॉशरूम में एंटर होते ही वो ये देखता है कि वॉशरूम के अंदर से उसके फादर का कमोड वहाँ से गायब हो चुका है। ये देखकर जीनत अचानक से डर जाती है और इसीलिए वो वासु को फुसलाने के लिए उससे कहने लगती है कि ये वॉशरूम का कमोड यहाँ पर खराब हो गया था और इसलिए उसका भाई राव राणा उसे यहाँ से निकाल कर ले गया है एंड वो इसकी जगह एक नया और अच्छा वाला लेकर आने वाला है। लेकिन दोस्तों आखिरकार वासु था तो एक भोला भाला सा बच्चा ही और इसीलिए वो उनकी सच्चाई नहीं जान पाता एंड वो उन्हें एक बहुत ही अच्छा इंसान समझते हुए कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे पिता ने मुझ पर तो कभी भरोसा नहीं किया और मुझे तो सोने के बारे में कभी नहीं बताया, लेकिन मैं जानता हूँ कि उन्होंने मरने से पहले तुम दोनों को ये बताया होगा कि कमोड ही सोने से बना हुआ है। मैं अपने पिता को कभी नहीं समझ पाया, उन्होंने मुझसे जो बात कभी नहीं कही वो तुमसे कह दी, क्योंकि हो सकता है कि मेरी तरह उन्होंने भी तुम पर भरोसा किया होगा और वो भी ये समझ गए होंगे कि तुम दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हो। लेकिन खैर अब मेरे पिता ने तुम्हें खुद ही सोने के बारे में बताया तो तुम उस सोने को ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब वासु की बातें सुनकर मानो जीनत का प्लान तो अपने आप ही एग्जीक्यूट हो गया हो और इसीलिए वो बड़ी खुशी से वासु से ये कहती है कि क्या उसके पास उन दोनों के नंबर्स हैं। जो सुनकर वासु उनसे कहता है कि उसके पास तो फोन ही नहीं है तो नंबर कहाँ से आएगा। देन उसके बाद वो वासु से पूछती है कि क्या वासु को उन दोनों का घर याद है, जिस पर वासु ये भी कहता है कि उसे उनका घर भी याद नहीं है। और फिर इसके बाद आखिर में जीनत उससे ये भी पूछती है कि क्या वो कभी उनको ढूंढते हुए उनके पास आ सकता है। जो सुनकर वासु ये भी कहता है कि उसे बाहर का कुछ याद नहीं, क्योंकि वो बाहर बहुत ही कम जाता है, इसलिए वो उनके पास जा भी नहीं सकता है। इन जवाबों को सुनकर जीनत मन ही मन बहुत खुश होती है, क्योंकि अब वो ये जानती थी कि अब वो यहाँ से गायब हो गई तो वासु उसे चाह कर भी कभी नहीं ढूंढ पाएगा और अब इसीलिए जीनत यहाँ से निकलने की प्लानिंग करने लगती है। अब अचानक से वासु यहाँ पर उससे कहता है कि तुम बेशक से मेरे फादर का कमोड तो ले गए, लेकिन उस कमोड पर मेरा फादर कुछ प्लांट्स रखता था और अब अगर उन प्लांट्स को पानी नहीं मिला तो वो मारे जाएंगे, इसीलिए मैं इन प्लांट्स को दूसरे कमोड में डाल रहा हूँ, क्योंकि प्लांट्स को कमोड के पानी की आदत है। ये सुनकर जीनत उससे कहती है कि हाँ तुम जल्दी से ऐसा कर लो। और अब इसके लिए जैसी वासु उन प्लांट्स को उठाकर उन्हें दूसरे कमोड में डालने जाता है कि इतने में जीनत उस थिएटर से निकलकर गायब हो जाती है, यानी कि 9 तो 11 हो जाती है। और अब वो मनी मन सोचती है कि अब वो और उसका भाई दोनों 40 किलो सोने को एंजॉय करेंगे। इधर वासु जैसे उन प्लांट्स को लेकर उन्हें दूसरे कमोड में डालने जाता है, वैसे वो ये देखता है कि घर के एक दूसरे वॉशरूम के अंदर एक दूसरा कमोड है, जिस कमोड के ऊपर सोहराब तवारिया और उसकी मदर जयमाला की फोटो रखी हुई है। उस फोटो को देखकर वासु को अपने मन में एक डाउट आता है और इसलिए वो जल्दी से उस कमोड को घसने लगता है एंड फिर उसके बाद ही वासु और हमें दोनों को ये पता लगता है कि एक्चुअली में जीनत और राव राणा जिस कमोड को लेकर गए हैं वो सोने का नहीं है, बल्कि ये वाला कमोड सोने का है, जिस कमोड के ऊपर सोहराब तवारिया और जयमाला की फोटो रखी हुई है। लेकिन एज ऑफ कोर्स वासु तो एक छोटा बच्चा ही है और भोला भाला ही है, इसलिए वो ये सोचने लगता है कि जब उसके फादर को हार्ट अटैक आया होगा और मरने से पहले उसके फादर यानी कि परमेश्वर खन्ना ने जब जीनत और राव राणा को ये बताया होगा कि 40 किलो सोने का उसने कमोड बनाया है, तब उस बात को जानकर वो लोग गलती से दूसरा कमोड ले गए, बल्कि उन्हें असलियत में ये वाला कमोड लेकर जाना था। और फिर इसीलिए ये बात सोचकर वो भोला वाला बच्चा पूरे घर में जीनत को आवाज देने लगता है और जीनत और राव राणा को ढूंढने लगता है ताकि वो दोनों असली सोने वाला कमोड ले जा सके। लेकिन एज ऑफ कोर्स वो दोनों तो पहले ही 9 तो 11 हो चुके थे, इसलिए वासु के बहुत ढूंढने के बाद भी वो दोनों उन्हें नहीं मिलते हैं और वासु हमेशा इस बात से अनजान ही रह जाता है कि उसके फादर ने ये 40 किलो सोने का बना हुआ कमोड जीनत और राव राणा को अपनी मर्जी से नहीं दिया है, बल्कि वो दोनों से मारकर ये ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब वासु के फादर के मरने के बाद उसकी लाइफ में भी अब कुछ नहीं बच गया था और अब इसीलिए उसके पास यहाँ पर रुकने का कोई मकसद नहीं था। एंड फिर इसीलिए वासु अपने फादर की लाश को गुड बाय बोलता है और माया सभा नाम के इस मूवी थिएटर को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से दूर चला जाता है, जिसके साथ ही दोस्तों ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यही थी वीडियो माया सभा मूवी की कंप्लीट स्टोरी के ऊपर। आपको इस मूवी की स्टोरी और हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना एंड आप में से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप इसी तरह से हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।